अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सोमवार का दिन, हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम गंदम का जो स्कैंडल इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैजाबाद कमीशन के हवाले से हेयरिंग हुई है। आज क्या हुआ उसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर हम अपने पैनलिस्ट की राय जानेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी एक बनी हुई है, हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्या राय रखती है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आज की टॉप स्टोरी की तरफ नाज़रीन सबसे पहले बढ़ते हैं। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे सामने आ चुका हुआ है और 3 मेंबर बेंच ने आज ये केस सुना और इस बेंच को आज हेड कर रहे थे सीनियर प्यून जज जो कि आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अतर मनेला साहब ने इस केस की समाअत की। नाज़रीन, सियासी जमातों की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, ये जस्टिस अतर मनेला साहब के रिमार्क से। कानून में कहाँ लिखा है कि बची नशिस्तें दोबारा उन्हीं जमातों में तकसीम हों। जस्टिस मंसूर साहब का सवाल, हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। जस्टिस मंसूर साहब के रिमार्क्स, किसी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं तो क्या इसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे, ये भी सवाल किया गया वहां पे। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें ली गई या ज्यादा भी ले सकती है, ये जस्टिस मंसूर साहब ने फरमाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सिर्फ इस वजह से नशिस्तें नहीं मिली कि इसने अप्लाई नहीं किया, ये भी सवाल हुआ। आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी, ये बहुत अहम रिमार्क्स है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से दिए गए। पार्लियामानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम किया जा सकता है, यह भी जस्टिस अतर मनेला साहब ने वहां पे सवाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया, जैसे अतर मनेला, किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा था नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती, ये भी जस्टिस अतर मनेला साहब ने वहां पे फरमाया। उसके बाद बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर नशिस्तें दीगर जमातों को तकसीम की, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसला जो हुआ था उसके ऊपर बात की। जनाब आला जस्टिस अतर मनेला साहब ने आइन के बुनियादी असूलों को सिर्फ फहरिस्त नहीं देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आइन वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। आप कोई भी नाम दें, तनासुब से ज्यादा नशिस्तें इन जो है जमातों को नहीं दी जा सकती। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूलों के खिलाफ है। हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ अजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अजाफी नशिस्तों लेने वाले अरकान ईवान की कार्रवाई में हिस्सा वो नहीं ले सकेंगे, ये भी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट केस की मजीद समाअत जो है नाज़रीन 3 जून को रोजाना की बुनियाद पर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। जजेस कमेटी फैसला करेगी कि लार्जर बेंच तश्कील देना है या फिर मौजूदा बेंच ही इस केस की समाअत करेगा। नाज़रीन, केस आपके सामने है, मशहूर ज़माना केस है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने, उसके बाद जाहिर है उसके ऊपर केस चला। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी केस चला। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है तईद की और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी रिजर्व सीटों के हक से महरूम हो गया। शहबाज खोसर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खोसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खोसर साहब, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला, जो उनका 5 मेंबर बेंच था उसमें से एक मेंबर ने इख्तिलाफ किया था, वो बुनियाद बना रहे हैं आइन के आर्टिकल 51 सब क्लास 6 की और सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट। 51(6) ये कहता है कि जो नेशनल असम्बली की जो तश्कील है वो किस तरह होगी और उसके अंदर जो है सारा मामला बयान किया गया है। और 104 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट तयन करेगी, उसके विद इन दैट तारीख जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फहरिस्त जमा करवानी है, वो नहीं करवाई गई, लिहाजा इनका ये हक खत्म हो गया। अब सवाल आपसे ये है कि आज का जो फैसला है, जाहिर है अभी तो इसके ऊपर मजीद रेगुलर कार्रवाई होगी,
ये 3 मेंबर बेंच ही कार्रवाई सुनेगा या फिर लार्जर बेंच बनेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। आपने जब ये फैसला आज ये जो मुअत्तल हुआ इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का, आपकी नज़र में मतलब आपको क्या लगा कि ये मजीद पाकिस्तान के ये जो आईनी खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहरान है, इसमें ज्यादती होगी या कमी होगी, मामला हल होगा? ये सबसे पहले तो जी हमें देखना ये है कि क्या बहरान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये रेलेवेंट नहीं है। क्या कानून के ऊपर सही तौर पर अमल किया गया या नहीं, दिस इज द रेलेवेंट क्वेश्चन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी, ये इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान की आवाम में और पाकिस्तान की हुकूमत को जो बेस करता है, जिस पे हुकूमत चलनी चाहिए, जो सबसे बड़ा और जिसके नीचे बकाया सारी कानून साजी होती है, जिसके नीचे इदारे अपने इख्तियारात लेते हैं। ये सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51(6) है वो बहुत क्लियरली कहता है कि जो खवातीन की और जो माइनॉरिटीज की मखसूस नशिस्तें हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दी जाएंगी। जिस जमात ने जितनी सीटें जनरल इलेक्शन में हासिल की हैं, उनकी उसी परसेंटेज में खवातीन को भी क्योंकि और ये खवातीन को दी जाएंगी और इसी तनासुब में माइनॉरिटीज को भी दी जाएंगी। और ये खवातीन और माइनॉरिटीज को सीट्स नॉर्मल इलेक्शन में नहीं मिलती। ये नॉर्मली अवाम में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ते। ये मखसूस नशिस्तें इनको इसलिए मिलती हैं क्योंकि खवातीन और नॉन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली में बढ़ाना मकसूद था, क्योंकि खवातीन के लिए जनरल इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है और नॉन मुस्लिम्स को भी मुस्लिम्स के साथ मुकाबला करना। इसका मकसद समझ आता है, लेकिन वो जजमेंट में ये कहते हैं कि इसको 104 सेक्शन जो है 2017 एक्ट का, उसके साथ मिला के पढ़ें तो लिस्टें तो नहीं जमा करवाई थी उन्होंने। जी देखें, अब 104, यही मेरी पहली बात पे आ जाऊंगा कि सबसे बड़ा कानून हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कानून बने तो वो कानून ठीक है। अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन या बड़े आइन के कानून के खिलाफ, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी। इस केस में जो ये इलेक्शन एक्ट है, ये 2017 का एक्ट है। ये एक सबऑर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। ये इसकी फौकियत आइन से बहुत कम है और इसमें 104 एक रूल है। 104 रूल में ये लिखा हुआ है कि फलां तारीख तक जो लिस्टें जमा करा देगा उसकी लिस्ट कंसिडर की जाएगी। इस लिस्ट में रद्दोबदल जो है नहीं कर सकेंगे आप इस डेट के बाद। अब इस रूल को बनाकर बेसिस इलेक्शन कमीशन ने जो जमात जिसने थोड़ी सीटें हासिल की उसको ज्यादा मखसूस सीटें दे दी। तो ये तो एक एनॉमली क्रिएट हो गई व्हिच डज नॉट इवन अपील टू कॉमन सेंस। लेकिन खोसा साहब, मैं आपको लेके जाऊंगा पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो अपना बुनियाद बनाती है आइन का आर्टिकल 224। वो कहते हैं जिसके मुताबिक जो है कोई भी नेशनल असेंबली की सीट 120 दिन से ज्यादा खाली नहीं रखी जा सकती, लिहाजा ये सीटें फिल होनी थी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन आईनी इदारा है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला कर दिया है और उस फैसले को माना जाना चाहिए। और फिर वो जाहिर है सेक्शन 104 की भी बात करते हैं कि जी ये भी अल्ट्रा वायर्स है, ये इलेक्शन कमीशन का राइट है। तो पेशावर हाई कोर्ट चला गया आर्टिकल 224 के ऊपर। जी सर, ये 224 भी जो है ना, इसकी भी बड़ी माजरत के साथ और बड़ी अदब के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो ये अपहोल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने, गलत अपहोल्ड किया। सीटें खाली रखे जाने और सीटें गलत तरीके से बंदर बांट है भाई। अगर इन्होंने सही तरीके से सीटें भरी होती तो बिल्कुल ठीक था, 224 अप्लाई करता है। मगर क्योंकि सीटें गलत तरीके से भर दी गई, इसलिए ये बिल्कुल रिट लाया करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें प्राइमेसी दी गई है, ज्यादा फौकियत दी गई है आर्टिकल 51 को कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर द इलेक्शन लॉ। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी और वो लॉ इट विल हैव टू गिव वे। खोसा साहब, आप हमारे साथ ही हैं। एचओई साहब, ये आपकी शुरू दिन से राय है और मेरे ख्याल में नकवी साहब और इस प्रोग्राम में हम सारे बैठे हैं, ज़्यादातर राय एक ही है हमारी। हसन अयूब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, उनकी राय मुख्तलिफ थी। सो आपको लग रहा है कि सीटें इनको वापस मिल जाएंगी? और ये जो जी ली गलत गई थी,
ये छीनी गई थी और उसके बाद उसको बंदरबांट की गई थी। और इलेक्शन कमीशन जो कुछ करता रहा एक यानी पूरे अरसे में, ये अब बहुत मोटा मोटा लिखा जा चुका है। उन्होंने ना फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराने की महसूस की ज़रूरत, हर एक कदम वो किया और बिल आखिर एक दिन बयान दे दिया कि जी वो अगर फलां पार्टियां फलां पार्टी के खिलाफ ना भी लड़ेंगी तो मैं अकेला लड़ूंगा भाई। और अल्लाह के वास्ते, वही ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका एक आइन है, जिसके कवानीन है, उसमें बैठा हुआ फिर जी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है तो उसको मैं ये इजाज़त दे दूं कि वो रावी में जाके छलांग लगा दे कि तुम्हें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अदारा है। आपको किसने राइट दिया? उनका पहले उनका निशान छीना, फिर उनकी पार्टी को यानी वो बाहर निकाला, फिर वो जीत गए। पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हारे तमाम जो थे ना हरबे, उनको तहस नहस फेर के अपनी मर्जी के कैंडिडेट को उन्होंने, जो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था, फिर आप वहां नहीं रुके। नकवी साहब, आपकी राय लग रहा है प्रवेल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज ये जो रिमार्क्स हैं, फैसला तो मुअत्तल हो गया इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का भी, लेकिन आपके ऊपर जाने से पहले मोहतरम हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने एतराज किया है, तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा है जी ये लार्जर बेंच ये फैसला करता तो मुनासिब था, केस ये मुअत्तली का आर्टिकल 51 का हवाला दिया, उन्होंने 106 का हवाला दिया और साथ में आर्टिकल 67 का भी हवाला दे दिया। चूंकि ये जो रोक दिया गया है, ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर खवातीन मौजूद थी, उनको जो है कानून साजी में हिस्सा लेने से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लार्जर बेंच का इंतजार होना चाहिए था। योर थॉट्स? देखें, मैं कानूनदान नहीं हूं और अगर होता भी तो इस पे बात नहीं करता, क्योंकि हमें अदालतें नहीं सजाना चाहिए। एक केस है, अदालत में है। बहरहाल मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं है तो इत्तेहादी जमातों की भी नहीं है, और इखलाकी तौर पर इत्तेहादी जमातों को ये नशिस्तें नहीं लेना चाहिए थी। लेकिन इस फैसले का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना आज, वो हुकूमत पाकिस्तान है। क्यों है? आपको बड़ी हैरत हो रही होगी ये जान के। क्यों है? निजाम गोल गोल घूम रहा है, निजाम मुसलसिल गोल गोल घूम रहा है, मुसलसिल गोल गोल घूम रहा है। और जब तक निजाम गोल गोल घूमता रहेगा हुकूमत को फायदा होता रहेगा। याद रखिएगा, आज कुछ लोग हैं शादियाने बजा रहे हैं, कल वो शोर डालेंगे, परसों फिर वो शादियाने बजाएंगे, उसके 2 दिन के बाद फिर वो शोर डालेंगे। इसी तरह कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, फिर वो शादियाने बजाएंगे, फिर शोर डालेंगे, फिर शादियाने बजाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। निजाम गोल गोल घूमता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम को ये समझने की बहुत शदीद जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, मेरे मोहतरम चौधरी साहब हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि तारीखी फतह हासिल हुई, तारीखी फतह हासिल हुई, तारीखी फतह हासिल हुई। मैं छोटी सी बात बोलूंगा। इमरान खान साहब अमेरिका गए थे, अमेरिका से जब वापस आए तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। वो वर्ल्ड कप उन्होंने ऐसा जीता था कि कुछ दिनों के बाद इंडिया ने कश्मीर पे पूरा कब्जा कर लिया था। हम आपसे ऐसे जीत कर बिल्कुल, मैं चौधरी साहब से जवाब लूंगा। खोसा साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, खोसा साहब, 2 सवाल हैं। 2 सवाल ये हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें के ऊपर लोग आए थे, अब उन्होंने वोट दिया सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी, सेनेटर्स मुंतखब हुए पंजाब से, यहाँ पे सेंटर से, वफाक से, और उसके बाद सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी हुआ इन्हीं वोटों के ऊपर। तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अब ये जो केस अब आगे चलेगा तो क्या फ्यूचर के अंदर ये सवाल भी उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि स्पीकर का सेनेट और ये स्पीकर नेशनल असेंबली और सदर का इलेक्शन जो है, इनमें जो वोट पड़े हैं ये मखसूस नशिस्तों के मिला के पड़े हैं। ये 22 मखसूस नशिस्तें थी, 16 PMLN, 5 PPP, 1 JUI, 1 MQM में गई, इसके अलावा नेशनल में भी और सेनेट में भी। तो ये जाहिरी बात है कि इसका इम्पैक्ट तो इफेक्ट तो हुआ, मगर फिर भी मेजॉरिटी उन्हीं की है जो ये जिस तरह का ये इत्तेहाद बना हुआ है। तो अगर ये दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो ये प्रोबेबली शायद यही सीटें ले जाएं, बट ये इलेक्शन तो जरूर क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं भाई। और मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात से बिल्कुल इसको बिल्कुल सेकंड करूंगा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा जरूर है, मगर ये सारे आईनी इदारे हैं, और अगर आईनी इदारे अपनी हद से तजावुज करें और कोई गैर आईनी काम करें तो अदालतें ऐसे काम को दुरुस्त करने के लिए ही सजाई जाती हैं, और कोई वजह नहीं अदालतों की। अगर अदालतों ने सरकार की करने पर मोहर ही लगानी है तो फिर तो वहां बादशाह सलामत का सिस्टम
जो 16वीं सदी में था वो ठीक चल रहा था। ये तो अदालतें और ये सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आया ही इसलिए है कि सरकार की और इन इदारों की जब ये अपने हद से आगे चलें और कानून से को क्रॉस करके कोई फैसले करें, तो उनके फैसले चेक करने के लिए इदारे बनाए गए हैं और अदालतें यही काम कर रही हैं। और आज भी मैं खोसा साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, नकवी साहब सवाल कर लें। देखें खोसा साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझे इसकी मालूमात नहीं हो। जब एक मेंबर हल्फ ले लेता है तो वो जाहिर है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जहां का भी हल्फ लेता है वहां का मेंबर बन जाता है। उसके बाद अगर उसकी मेंबरशिप खत्म होती है तो वो नाअहली कहलाती है कि उसको उस मेंबरशिप से हटा दिया गया या उसकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही होगा। अच्छा, अब 2 वजीर आजम हमने देखे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया यहां पर, तो उन 2 वजीर आजम के दौर में जितने भी फैसले हुए जब उनको हटा दिया गया तो क्या वो सारे फैसले खत्म कर दिए गए या वो सारे फैसले बरकरार रहे? अगर वो सारे फैसले बरकरार रहे तो इन मेंबर्स ने भी जो फैसले किए, चाहे किसी को भी वोट देने का या कानून साजी का, सवाल वो बरकरार रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, 2 मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। जब मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई थी तो उस पर एक सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का लार्जर बेंच का फैसला आया। उन्होंने सारा वो पीरियड जो है उसको कलअदम करार दे दिया कि ये हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद जो इकदामात उस दौर में लिए गए वो इकदामात एक एक करके उस जजमेंट में लिखे गए और उनको प्रोटेक्शन दे दी गई कि हम इन इकदामात को, क्योंकि ये हो चुके हुए हैं, इनका इफेक्ट हो चुका हुआ है, लिहाजा हम इनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। मगर हमने वो सारा पीरियड नहीं माना। आपने 2 वजीर आजमों की मिसाल दी। एक वजीर आला भी थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, जिनकी पूरी टेन्योर को ही उड़ा दिया, तो कि वो जैसे कभी वजीर आला रहे ही नहीं। अभी वो वजीर आला का पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो नहीं रखते, वो सिर्फ बने और वो गैर तरीके से बने और निकल गए। मगर ये जो इनके अमल हैं, ये अगर प्रोटेक्ट कर दिए जाएंगे जजमेंट में तो प्रोटेक्ट होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, जिस तरह खुश साहब ने जिक्र किया कि नेशनल असम्बली के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें दूसरी पार्टीज में तकसीम हुई, अगर हम वो स्लाइड दिखा सकें, नून लीग को 16 मिली हैं और पीपल्स पार्टी को 5, MQM और JUI को 1-1 मिली है। तो टोटल 23 नशिस्तें हैं जो नेशनल असम्बली के अंदर, अगर ये फैसला होता है, जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, वो वापस मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। इसी तरह जो है पंजाब में 24 रिजर्व सीटें हैं, ये वापस मिलेंगी जो कि दूसरी पार्टी को मिल गई। दूसरी मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली। सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें हैं और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 25 मखसूस नशिस्तें हैं जो कि नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन वहाँ पे वोट टेकिंग उनकी नहीं हो सकी। नकवी साहब, आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पर उसी के ऊपर जो क्वेश्चन उठाया था आज मोहतरम जो है जो अपने लॉ मिनिस्टर ने आर्टिकल 67 का, तो जो मुझे समझ आ रही है खुद साहब वो ये है, अगर तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर नशिस्तें होती, उसका जो एक जो हैयत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल असम्बली या किसी भी हाउस की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में फिर तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले सकती थी, लेकिन वो ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, लिहाजा कोई इसे मेरे ख्याल में वो जो आप सवाल उठा नकवी साहब, कोई होगा नहीं उसके ऊपर असर ज्यादा। जी जी खो साहब। जी, वही मैंने जैसे पहले बताया कि ये अगर तो देखें, अगर एक बंदा मेंबर ही गलत तरीके से बना है तो वो अगर उसकी पोजीशन इलीगल है तो वो इलीगल ही है, उसका वोट काउंट नहीं होगा। मगर क्योंकि इनके पास अक्सरियत मौजूद है, बाकियों के वोट काउंट होंगे, लिहाजा वो लेजिस्लेशन और वो जो काम है वो आई थिंक प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगी अदालत की तरफ से। मगर इस वक्त उन पे क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। गोल गोल घूमने वाली जो मैंने बात की वो ये थी। साहब, आपको सवाल करना चाह रहे हैं इस फैसले के हवाले से, तो प्लीज। मेरा सवाल तो है पीपल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो कहते हैं हमने जिनको वोट दिए थे ना, उनको आपने कौमी असम्बली में नहीं बिठाया, जिनको हमने वोट दिया था वो सूबाई असम्बलियों में नहीं बिठाए। आपने 45 की कंफर्मेशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ये असम्बलियों में जो इन्होंने काम किए हैं, सदर, वजीर आज़म, फलाना फलाना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे का सारा मामला है। देखें गल की स्टोरी तो चलते हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त ने एक पार्लिमानी कमेटी है जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, और जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस है वो है आइन का आर्टिकल 175 आर्टिकल बात करता है जो है सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। उसके बाद 175A बात करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनाती के हवाले से क्या तरीक़ाकार होगा, तो उसके अंदर रिफॉर्म्स का मामला है।
अब इसी सारे अरसे में जब ये पैकेज के हवाले से बातचीत चल रही है और मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और फिर बात होगी कि शायद कोई एक्सटेंशन है, कोई टू थर्ड मेजोरिटी के साथ कोई आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या फरमाया था मोहतरम हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने, वो पहले सुनिएगा। खबरों में कितनी सदाकत है कि आप एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, आईनी तरमीम होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से बढ़ाकर। ये तजवीज क्योंकि पिछले 2-3 माह में गर्दिश कर रही है, पहले भी इस पे बात होती रही है कि आया जो ये सबसे बड़ा ऑफिस है अदलिया का, इसमें कई दफा बहुत हमारे पास ऐसे वक्त आए हैं और ऐसे काबिल लोग आए हैं कि जिन्हें इंस्टीट्यूशन को संवारने का मौका था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। इस पे बार बॉडीज की अपनी राय है, मुख्तलिफ लोगों की राय है, लेकिन मैं आई एम स्टेटिंग ऑफिशियली स्टेटिंग कि मुझे ऐसी कोई अभी इंटरेस्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। ये जो बहस शुरू हुई है और राना ये तारड़ साहब ने कह दिया अभी तो मेरे पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर अब वो भी काबीना का हिस्सा हैं, सीनियर लीडर हैं नून लीग के, उनके सामने जब ये सवाल रखा गया तो उन्होंने इस बात की तायद की कि हाँ जी एक जो है फिक्स टेन्योर होना चाहिए सीजे का। चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी हुआ है कि 8-8 महीने के बल्कि 14-14 दिन के भी चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये तो फिर एक मजाक बन के रह जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसके सरबराह का जो है टेन्योर जो है वो फिक्स ना हो। तो इसलिए ये दोनों मामलात जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस होते रहे हैं, हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो जुडिशरी में भी ये बात होती है, बार्स की साइड पे भी ये बात होती है, और फिर ये बात हुकूमत की तरफ भी जो है वो आ जाती है। इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स तो ज़रूरी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात मानती हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक अगर कोई कानून साजी होनी है तो इसकी हम मुखालफत करेंगे। एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके लेवल में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल 175A जो 18वीं तरमीम करके ये फैसले हो चुके थे और उसके बाद 21वीं तरमीम, ये मैटर आप वो नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए हमारा। अच्छा खोर साहब, यहाँ पे अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आपको पता है कि आज के फैसले के बाद उसका जो बड़ा असर है वो ये है कि एक 2/3 मेजोरिटी मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको मिल चुकी हुई थी ये मखसूस नशिस्तों के साथ। जब रिवर्स हुआ है, इन खवातीन को अब वोटिंग के अंदर हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है, लिहाजा 224 का जो नंबर है नेशनल असम्बली में और सेनेट के अंदर 67 का है, वो अब लगता है क्योंकि केपी के अंदर अभी इंतखाबात होने हैं सेनेट के, तो वो नंबर इनका पूरा नहीं हो रहा। अब इस चीज को सामने रखते हुए हुकूमत का ये जो बयानिया था, आई डोंट नो इसके अंदर अब वो जानबूझ के ये कर रहे थे या क्या वजह थी। आप जाहिर है बार पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, क्या समझते हैं कि कुछ हो रही थी इस तरह की बातचीत या बस ये हवा के अंदर ही सारी ये स्टोरी चल रही थी? ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रूमर जो है ये हमारी बार्स में चल रहा था, और ये खाली रूमर नहीं था, बिकॉज जो भी ये बात बताता था वो सोर्स भी बताता था, और वो सोर्स जाहिर बात है हुकूमत से मुंसलिक थी। और जब ये कॉन्फ्रंट किया गया बार बार इस सवाल को हुकूमत के ओहदेदारों से, तो किसी ने इसका क्लियरली मनफी में जवाब नहीं दिया, सब ने इसको घुमाया ही, और इसकी वजह से अदलिया और वकला में बड़ी बेचैनी सी रही। देखें, रिफॉर्म जरूर होने चाहिए, रिफॉर्म ऐसे टाइम पर होने चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट से होने चाहिए जो गैर मुतनाज़ा हो, ऐसी गवर्नमेंट से नहीं जो कि इस तरह के डिस्प्यूटेड वोट से अपने वोट लेकर आगे आई हो और फिर एक सेल्फ सर्विंग किस्म की रिफॉर्म ला रही हो। अगर रिफॉर्म लाना ही है तो फिर 68 क्यों रखनी है उम्र? फिर आप लाइफ कर दो, जिस तरह अमेरिका में है और जिस तरह बरतानिया में है, वहां पर जज जो होता है वो फॉर लाइफ होता है। आप रिटायरमेंट के बाद भी तो उतनी ही सैलरी दे रहे हो जज को, तो फिर पूरी उम्र के लिए लगा दो। और ये अगर इस वक्त कोई भी इस तरह का रिफॉर्म अगर इस पॉइंट पर किया जाएगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे कुछ लो और कुछ लो किया जा रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बात जो अभी मैं राना साहब की आप सुना रहे थे कि 15 दिन के भी चीफ जस्टिस रहा है, जब एक शख्स रिटायर हो जाए, जिस तारीख को रिटायर हो जाता है वो रिटायर हो जाता है। अब आपने जवाद अस्ताजा साहब थे, वो थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने एक एक दिन जो फैसला किया
और वो जिस तरह के केसेस में उन्होंने वो लिया, तो वो एक एक दिन बड़ा भारी था उनके लिए। आप जज जो होता है उसने फैक्ट्स पर फैसले करने होते हैं, अपनी रिटायरमेंट डेट देख के फैसले नहीं करने होते थे। बहरहाल इसी जुडिशरी में से आवाजें आ रही हैं और इसी जुडिशरी ने अभी इंडिपेंडेंट जाहिर है मुबैना तौर पर एक दूसरी साइड की एक राय है। खोसा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जो है अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक और अहम जो केस सुना गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस केस को जो है 3 मेंबर बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने उसको हेड किया। ये फैजाबाद धरने का केस है, आपको पता है, मशहूर ज़माना। आज जो हुक्मनामा आया वो ये है कि हमारी नज़र में कमीशन की रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जब हुक्मनामा सुनवाया उसके दौरान उन्होंने कहा कमीशन ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो TORs नहीं थे, जो TORs में नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, इंक्वायरी कमीशन ने तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर नहीं देखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, कमीशन ने किसी से हलफ लेकर बयान लिया और किसी का बयान ऐसे ही कबूल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज किया। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया लेकिन जो मुलव्वस थे उन्हें नजरअंदाज किया। जिन्होंने ये तशद्दुद किया है इंक्वायरी कमीशन ने इनको नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा हैरानगी की बात है, तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशंस पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत कमीशन रिपोर्ट को तस्लीम करती है या नहीं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा बज़ाहिर रिपोर्ट में कोई ठोस मवाद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत से हदायत लेकर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। अब ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब ये समाअत है इसको मुलतवी कर लिया गया। खोसा साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा आपका जो क्या व्यू है ये जो फैजाबाद धरना कमीशन केस चल रहा है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई और जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मगर आज के केस में शायद इतने इंपॉर्टेंट हो या ना हो। ये कल जो केस लगा हुआ है 6 जजेस का और जो मुदाखलत 6 जजेस ने जिसका जिक्र किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की तमाम सूबों की जुडिशरी ने उसी मुदाखलत को इंडोर्स भी किया और बताया कि उनके सूबों में भी ये मुदाखलत जारी और किस तरीके से ये मामला जो है जुडिशरी में इंटरफेरेंस होती है एजेंसीज की और ये सारा कुछ होता है। उसमें कमीशन भी एक बनाया गया था सरकारी तौर पर, वो कमीशन के भी देख लें आपके जो इसी जजमेंट में ऑब्जर्वेशन आई हैं। तो इसीलिए ये रिमार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं मगर कल के केस के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह कल का केस प्रोग्रेस कर रहा था पिछली डेट पर सारे जजेस ने इंटरफेरेंस से बाहर आने की तजावीज मांगी, सब वकला से मांगी, सारे हाईकोर्ट से मांगी, सब जजेस से मांगी। वो सारी तजवीजें आ चुकी हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग तजावीज हैं और तकरीबन एक ही लाइन पर हैं। अगर पाकिस्तान की अदलिया इनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब, बिल्कुल सही। शहबाज खोसा, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। एक सवाल करना चाहूंगा खबर भाई, खोसा साहब अगर आपको आवाज आ रही है, नकवी साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी नकवी साहब प्लीज। जी खोसा साहब, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे आपने सवाल उठाया और अदालत के फैसलों पर, तो अगर हम मान लेते हैं कि पार्लियामेंट लेजिटिमेट नहीं है तो अब इसके 3 तरीके हैं। या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए, पार्लियामेंट खत्म कर दी जाए, या सदर पाकिस्तान इमरजेंसी नाफिज कर दें, या मुतालिका कानूनी फोरम्स पे जाया जाए और जिस नताइज पे सवाल उठता है उसको कंटेस्ट किया जाए। आप क्या कहते हैं इस पे? सर बात यह है, दोनों बातें हैं। अगर कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन आती है जो बाद में आती है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स ने कंटेम्प्ट क्रिएट की बाद में, जब नहीं, आपने लेजिटिमेसी की बात की कि पार्लियामेंट ही इतनी लेजिटिमेट नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपने बात की। सर मैं पूरी पार्लियामेंट को इलेजिटिमेट नहीं कह रहा, मैं कुछ लोगों को जिनको सीटें गलत दी गई उसकी हद तक बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल वो नबी साहब जवाब सुन लें प्लीज। सर ये जो चीज पहले दिन से ही गलत है वो पहले दिन से गलत है, मगर एक चीज है जो कि दौरान कानूनी फोरम्स पे जाना चाहिए, कानूनी फोरम्स पे जाना चाहिए या मार्शल लॉ लग जाना चाहिए, बताइए साहब। कानूनी फोरम की ही बात हो रही है, तो कोई शक की बात नहीं है। हाँ, तो कानूनी फोरम्स पे जाया जाए ना, ट्रिब्यूनल्स में जाया जाए, फैसला लिया जाए। पार्लियामेंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए कानूनी फोरम्स पे जाया जाए, ट्रिब्यूनल्स में जाया जाए और फैसला लिया जाए। ये छोटा सा सादा सा जवाब है जी।
और सर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कानूनी सबसे आला कानूनी फोरम ही है जिसने ये जजमेंट दी। बहुत शुक्रिया खो साहब। बिल्कुल जाना चाहिए खो साहब। नकवी साहब, जो आपने जो इशू उठाया है ना, देखें मसला यह है, आप खुद ही जवाब, वो जो कहते हैं खुद ही सवाल करके आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखें वो कहते हैं कि एक नेशनल असेंबली या नेशनल असेंबली के अंदर फर्ज करें ये जो 23 लोग थे, आपकी अपनी राय के मुताबिक उनका ये राइट नहीं लोगों की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ओवरऑल जो चौधरी साहब कहते हैं धांधली से आए, और जो शहबाज साहब ने भी बात की, मैंने वो बात की कि जो कहता है धांधली हुई है वो कानूनी फोरम पे क्यों नहीं जाता। तरीकाकार उसका ये है कि सर्टेन मैंने ये सवाल किया, मैं 23 लोगों का तो सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं। टाइम पीरियड के अंदर ही उनके फैसले होने चाहिए, ना कि 5-5 साल 10 साल ये फैसला चलता रहे। नाज़रीन, उसका भी फोरम मौजूद है ना, अगर नहीं होता तो उसका भी फोरम मौजूद है। बिल्कुल, हम बिल्कुल ना चौधरी साहब सजेस्ट करते हैं, ना कोई और सजेस्ट करता है कि हम कोई बंदूकें लेके या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंदूकें लेके चले जाए। लड़ाई तो आपने फोरम्स के अंदर कानूनी मार्शल लग जाए फोरम्स के ऊपर है। अल्लाह माफ करे यहां से कहां से साहब, आप 10वीं दफा तुसी मार्शल का नाम लेंदे, बस बिगड़ गई है। बड़े मार्शल जो पार्लियामेंट जो गैर कानूनी पार्लियामेंट है वो खत्म कैसे होगी बताइए। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा जब माजी के अंदर एक गलत फैसला हुआ था, आपको पता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने ये फैसला गलत किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खोसा साहब भी यही बता रहे हैं कि वो अब जो भी मामला चलेगा आगे, पहले तो इंतखाबी नताइज के लिए ट्रिब्यूनल्स को जाना है सर, इंतखाबी नताइज के लिए ट्रिब्यूनल्स के पास जाना है। तो गए हुए हैं ना वो गए हुए। नाजरीन, अब छोटी सी ब्रेक की जरा, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मुल्क के अंदर इस वक्त गंदम का बहरान चल रहा है उसके हवाले से क्या बयानात सामने आ रहे हैं। साबिक जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या स्टैंड है, उसके ऊपर बात करेंगे। और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या तहकीकात कर रही है और कब तक ये जो रिपोर्ट है आवाम के सामने आ जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता हफ्ते जब हमने प्रोग्राम किया तो हमें खुशखबरी सुनाई गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से कि बहुत जल्द हम ये जो है ख़रीदारी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑन ग्राउंड ज़्यादा चीज़ें तब्दील नहीं हुई। हमारे रिपोर्टर्स मुल्तान से और फैसलाबाद से वहाँ पे क्या हक़ाइक़ है वो हमारे सामने रख रहे हैं, सुनिएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की कटाई का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गंदम जो है कटाई के बाद अब शहरों में पहुंच चुकी है, मगर सरकारी निरखों पर जो कि 3900 रुपये फी मन पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, उस पर गंदम की खरीदारी का जो ख्वाब है वो किसानों के लिए महज एक ख्वाब ही रह गया है। और इसके साथ ही किसानों को बारदाना का इजाब भी ताहाल नहीं किया जा सका। जहां पर नकद कैश को किसानों को दिया जा रहा है, वहां पे गंदम का जो रेट है वो 2600 से लेके 2800 रुपये फी मन तक पूरे जनूबी पंजाब में नजर आ रहा है। जहां पर रेट 3000 रुपये फी मन से ऊपर दिया जा रहा है, वहां पे किसानों को उधार पर जो है गंदम उनसे खरीदी जा रही है प्राइवेट सेक्टर की जानिब से। जो आने वाली फसल है जिसमें कपास और चावल वगैरह की फसलें शामिल हैं, उनकी बिजाई के लिए किसान कर्ज लेकर उनकी जो बिजाई के अखराजात हैं वो पूरे करने में मजबूर नजर आ रहा है। कमरुज़्ज़मान साहब हैं फैसलाबाद से, वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के दिग्गर शहरों की तरह फैसलाबाद भी उन शहरों में शामिल है जहां पर अभी तक गंदम की हुकूमत पंजाब की तरफ से खरीदारी का अमल शुरू नहीं हुआ, बल्कि अभी तक किसानों को बारदाना भी नहीं फराहम किया जा रहा, उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिसके बाद जो है वो बारी आएगी गंदम की खरीदारी की। इस हवाले से काश्तकार बेहद परेशान है। उनका ये कहना है कि उनकी करोड़ों रुपए की जो है वो फसल बर्बाद हो रही है, गंदम बर्बाद हो रही है। कटी हुई गंदम जो है वो खेतों में पड़ी हुई है और अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से खरीदारी ना होने की वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है और आगे उन्होंने जो नई फसल काश्त करनी है उस हवाले से भी उनको परेशानियों का सामना है। सरकारी रेट 3900 रुपये फी मन की बजाय मिडल मैन और फ्लोर मेज मालकान जो है वो 2600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक जो है काश्तकारों से गंदम ले रहे हैं। एक किस्म का काश्तकारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर अब ट्रालियां लेकर जो काश्तकार हैं मुख्तलिफ मेन जो सड़कें हैं वहां पर खड़े हैं और वहां पर लोगों को वो कह रहे हैं कि हमारी गंदम खरीदी जाए। नाज़रीन, राना तनवीर साहब जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर खुराक हैं, उन्होंने क्या बताया था कि ये किसकी वजह से सारी खराबी पैदा हुई? साबका हुकूमत ने नई केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में कुछ गंदम इम्पोर्ट हुई है जिससे मसला बना है। उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी है जिसमें सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। और वो वाकई बड़ा आप दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नहीं करनी चाहिए थी, हो गई। वेरी अनफॉर्चुनेट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अनवारुल हक कागड़ साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, वो गुज़िश्ता 2 दिन से मैं ओवर द वीकेंड मैंने देखा कि मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर जाके
बिल्कुल जो उनके दौरे हुकूमत में फैसले हुए थे उसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे जो प्रोसेसेस थे ऑफिशियल वो हमने फॉलो किए। जिस वक्त चाय की प्याली में एक तूफान मचा हुआ है, 400, 385 अरब, ये जनरेटेड स्टोरीज है, प्रोसेस फॉलो हुआ है। मतलब कैबिनेट में अप्रूवल है इसकी? ऑफ कोर्स यही समरी जनरेट हुई कि जी 1 मिलियन टन आप प्रोक्योर करें कॉमर्स में टीसीपी के जरिए, जिसको अप्रूवल अक्टूबर में देने के बाद हमने उसको रिव्यू किया और उस कैबिनेट के डिसीजन को हमने रिवर्स किया। अनवारुल हक काकड़ मिनिस्टर इंचार्ज था, मैं ओन कर रहा हूं, मैं अपने गले में फांसी का फंदा लेने को तैयार हूं। हमने आपका पैसा बचाया। हमने जो ये प्रोक्योरमेंट करनी थी ये पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसे से करनी थी, जो हमने मना कर दी। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, अलाउ नहीं किया, फैसिलिटेट किया। जो इंपोर्ट हुआ हमने आपके खजाने में कुछ $1 मिलियन टैक्स की सूरत में कमा के आपको दे दिए। सर कमेटी पे आपको बुलाया है किसी ने? नहीं, मुझे ऑफिशियल और अगर बुलाया जाएगा आप जाएंगे? यकीनन, क्यों नहीं। जी साहब, काकड़ साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि भैया मैंने जो फैसले किए मैं उस पर कायम हूँ, कमेटी मुझे बुलाती है, मुझे इन्वेस्टिगेट करे। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत ये कोई फैसला करे भी कि खाबर घुमन साहब तुसी भी जिम्मेदार हो, असि भी छोटा मोटा अपना करते हैं यार। कोई चीज़ तो एक हो जो हम कहें कि यार ये भी गलत ये भी गलत, लेकिन ये देखो क्या ज़बरदस्त काम हुआ है। उस रुल गए ने लोग, यानी गंदम उनके, मैं रास्ते में सारा देख के आ रहा हूँ हालात क्या है, आपको भी सब पता है। कोई खुदा का खौफ करे, बस करे यार, क्यों कहानियाँ सुनाते। अनवारुल हक काकड़ जो है, आफ्टर ऑल ही इज एन ऑनरेबल मैन, उनका मैं पेश होता हूं। वक्त कम है इंशाल्लाह। नकवी साहब ये स्टोरी हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस कल तक रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी हुकूमत वक्त की, इसके ऊपर मजीद हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहस करेंगे। नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।